नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है, समन जारी कर दिया है। और इस बार ये अदालत का समन है, ईडी का समन नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कहा है, अदालत की तरफ से कहा गया है कि जो कुछ कहना है अब आप अदालत में आकर के कहिए। क्या कहते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कि जो 5 समन ईडी ने जारी किए हैं शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, वो राजनीति से प्रेरित हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिशें हो रही हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार ना कर सकें। तो अदालत ने कहा है, जज साहिबा ने क्या कहा है एक्चुअल में, मैं आपको वो पढ़ कर के बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि शिकायत का संज्ञान लिया जा रहा है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है। 3 फरवरी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो पीएमएलए कोर्ट भी है, उसमें शिकायत दर्ज की थी कि अब तक 5 समन जारी किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, और ये किसी भी समन पर अभी तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। पहला समन 2 नवंबर 2023 के लिए था, फिर 22 दिसंबर 2023 के लिए था, उसके बाद तीसरा समन इनको 3 जनवरी के लिए जारी किया गया, चौथा 18 जनवरी के लिए जारी किया गया और पांचवा 2 फरवरी 2024 के लिए जारी किया गया। यानी 2024 में 3 समन और 2023 में 2 समन इनको जारी किए गए शराब घोटाले में पूछताछ के लिए, जिसमें ऑलरेडी इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तब के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही है। इनके एक राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में हैं। इसी आबकारी घोटाले में 2 करोड़ रुपया रिश्वत का उनके घर पर पहुंचाया गया था, वो सबूत पेश किए जा चुके हैं। एक इनके सहायक थे विजय नायर, वो गिरफ्तार किए जा चुके। कई शराब कारोबारी और जो इस केस से जुड़े हुए दूसरे लोग हैं, अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में ईडी के सामने वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो चाहती तो इनको जमानती वारंट जारी कर सकती थी, गैर जमानती वारंट जारी कर सकती थी, और कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। लेकिन कोर्ट का रुख करते हुए ईडी ने इनको कोर्ट में ही घसीटने का फैसला किया। और अब आम आदमी पार्टी के एक चेहरे जो दिखाई दिए थे आपको क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ बहस करते हुए, दिल्ली की क्राइम ब्रांच की एक यूनिट भी गई थी इनके यहाँ और 2 बार गई थी नोटिस रिसीव कराने के लिए। किस मामले में? जो इन्होंने और इनकी मंत्री आतिशी मारलेना ने ये झूठ बोला था ऑन कैमरा और सोशल मीडिया पर कि उनके 21 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और 7 एमएलए को तो फोन किए गए हैं, संपर्क किया गया है, सबको 25-25 करोड़ रुपया देने का ऑफर है। यानी अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। और भाजपा ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को की और इस मामले में जांच की मांग की। तो उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस इशू किया कि आप ये बताइए
कि वो 7 एमएलए कौन से हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संपर्क किया आपके अनुसार? भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने संपर्क किया या किस-किस नेता किन-किन नेताओं ने संपर्क किया, किस-किस समय किया, कौन से फ़ोन नंबर से किया, क्या बात हुई और किस दिन किया? और रुपया अगर 25 करोड़ रुपया देने की पेशकश की गई, तो वो कैसे दिया जाना था, इसका भी आप खुलासा करें। पूरी डिटेल जानकारी अरविंद केजरीवाल से जब माँगी गई, तो वो घर में छुप गए और वो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने नहीं आए। जैस्मिन शाह जो है, वो बहस करते हुए देखे गए थे कि आप हमें वो कानून बता दीजिए जिसमें आप पर्सनली मुख्यमंत्री के ही हाथ में ये नोटिस देना चाहते हैं। बहरहाल 5-6 घंटे की उस बहस के बाद क्राइम ब्रांच की टीम तो इनके स्टाफ को वो नोटिस रिसीव करा करके चली गई। लेकिन जो जानकार हैं और जो इनकी फितरत से परिचित हैं, उनका कहना ये है कि ये अतीत में भी इस तरह के कई बेसलेस आरोप लगा चुके हैं और अफवाहें उड़ा चुके हैं। एक्चुअल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और होता भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है, सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहते रहे हैं ना कि मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशराइज़ किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मनीष सिसोदिया को भी किया गया और संजय सिंह को भी किया गया, फला को भी किया गया, ढिमकाने को भी किया गया कि आप या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए या आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। मतलब ये एक टैक्टिस है, जो आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर एलिगेशन हैं, आरोप हैं, उनसे आप पब्लिक का ध्यान हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा फैला करके मीडिया के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई सबूत आज तक आप जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं कि किस नंबर से कब किसको फ़ोन किए गए, किस नेता ने किए, किससे किया, कोई जानकारी नहीं है। ये केवल झूठ के आधार पर एक मिथ्या, एक प्रोपेगेंडा ये फैलाना चाहते हैं और जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो इन्होंने शराब घोटाला किया है या बस खरीद घोटाला या मेंटेनेंस घोटाला हुआ है या एडवर्टाइजमेंट का घोटाला हुआ है या दूसरे तमाम एलिगेशन है, उनसे किसी भी तरीके से ध्यान डाइवर्ट करिए पब्लिक का और जो मेन एलिगेशन इन पर हैं, उनको नेपथ्य में किसी तरीके से धकेल दीजिए। अरविंद केजरीवाल से अब अदालत पूछेगी कि आप 5 सम्मन मिलने के बावजूद ईडी के सवालों का सामना करने के लिए ईडी के मुख्यालय क्यों नहीं गए? और 17 फरवरी को इनको बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं गए। क्योंकि ईडी ने ये तय कर लिया कि इस तरीके से तो जैसे हेमंत सोरेन 8 समन तक तो वो हुंकारा ही नहीं भर रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। इनके प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता और खुद अरविंद केजरीवाल कम से कम ये तो कह रहे थे कि साहब इनको अभी विपश्यना के लिए जाना है, इनको अभी चुनाव प्रचार के लिए जाना है। फिर कहना शुरू किया कि ये तो जो समन जारी किए जा रहे हैं अवैध हैं। इनमें तो यही नहीं बताया जा रहा है कि मैं आरोपी हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, क्या इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है? किस लिए बुलाया जा रहा है? जब तक ये कारण नहीं बताया जाएगा, जब तक मैं जाऊँगा नहीं। तो अब ज़रा अदालत में जाकर के बताइए कि आप क्या हैं और कौन से कानून के तहत आप ईडी से ये सवाल पूछ रहे थे कि साहब पहले हमें ये बताइए कि किस लिए हमें बुलाया जा रहा है। अब इनके पास 10 दिन का समय है। इनकी आम आदमी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के बयान आए हैं, कुछ संकेत आ रहे हैं कि साहब कोर्ट के इस सम्मन को भी ये लोग चैलेंज करेंगे।
और चैलेंज कहां करेंगे? ये ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, यानी सेशन कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हुआ है, उसको भी एमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत से ये समन जारी हुआ है इनको कि 17 फरवरी को आप अदालत में आइए और अपना पक्ष रखिए। और ये अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी हैं एमएम दिव्या मल्होत्रा, जिन्होंने दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद ये समन जारी किया है कि आप अब 17 फरवरी को अदालत में आइए। और जो इनके नेता उस दिन बहस कर रहे थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से, जैस्मिन शाह, उन्होंने कहा कि साहब, कोर्ट का जो आदेश है इसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं और जो कानूनी रास्ता होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि भाजपा 2 साल से अरविंद केजरीवाल के लिए हर समन को झटका बता रही है। ईडी 2 साल से जांच कर रही है, लेकिन कोई अभी तक सबूत पेश नहीं कर पाई। ईडी का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। और यही वो बात है जो ये लगातार भ्रमित कर रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल करके। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 96% है। और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि केवल 1% कन्विक्शन रेट है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने तो कहा है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है और केजरीवाल के करप्शन की आज हार हुई है। इन्होंने कहा था कि बदले की राजनीति है और समन जो है वो गैर कानूनी है। कोर्ट ने अगर आपको पेश होने के लिए कह दिया है, इसका मतलब है कि समन सही हैं, वो गैर कानूनी नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित नहीं है। अब तक अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे, तो शहजाद पूनावाला का कहना है कि आज अरविंद केजरीवाल कानून से भाग रहे हैं। उन्होंने करप्शन के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता तक बदल ली है जब अपने ऊपर आ गई। और एक समय था जब ये अन्ना हजारे के साथ दिखाई देते थे, आज लालू यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। और ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा जो आबकारी घोटाला है एक्चुअल में ये है क्या। दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें जो हैं वो डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर्स में चलती थी। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे और हर साल वेंडर लाइसेंस रिव्यू के लिए फीस भी भरते थे। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया। 22 मार्च 2021 को उन्होंने कहा कि साहब, इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। और तब तक जो सिस्टम था दिल्ली में वो ये था कि 60% जो दुकानें थी शराब बिक्री की वो सरकारी थी और 40% जो है वो प्राइवेट थी। अच्छा, 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 को लागू किया गया और इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई, यानी सरकारी दुकानें ही बंद हो गई और ये पूरा बिजनेस जो है दिल्ली में निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को इन्होंने 32 जोन में बांटा, हर जोन में 27 शराब की दुकानें जो हैं वो खुल गई। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, उन्होंने नई आबकारी नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट
एलजी वीके सक्सेना को सौंपी। एलजी ने भी कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही नई आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया और एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और 17 अगस्त 2022 जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया, यानी सीबीआई ने। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत यह केस दर्ज किया गया। विवाद बढ़ता हुआ देख करके 28 जुलाई 2022 को अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। रद्द करके भाग खड़े हुए, फिर से पुरानी नीति लागू करने का ऑर्डर जारी कर दिया और 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। ये तारीख है 22 अगस्त 2022, यानी 2022 से ही ईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस मामले में उनकी जान अटक गई है, वो बच नहीं सकते हैं और यही वजह है गिरफ्तारी से बचने के लिए हर बार इन्होंने ईडी के समन की अनदेखी की है। उनको पता है ईडी इनको भी गिरफ्तार करेगी। जिस तरह मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को और दूसरे लोगों को अभी तक जमानत नहीं मिल रही है, उसी तरीके से इनको भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन सवाल बड़ा है और ये है कि आप कानून से कब तक भाग सकते हैं, कब तक आप बयानबाजी करके दूसरों पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा करके अपनी गर्दन को बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 17 फरवरी को इनको पेश होना होगा। वैसे जो इनके प्रवक्ता हैं जस्मीन शाह, उन्होंने जो कुछ कहा है उसका अर्थ हमें यह भी निकालना चाहिए कि ये लोग फिर से अपनी कानूनी टीम के साथ, लीगल टीम के साथ विचार विमर्श करेंगे और जो दंडाधिकारी हैं देविया मल्होत्रा, उनका जो सम्मन है ये इसको भी चैलेंज करेंगे, ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी टाइम बाइंग करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि टाइम को और लंबा खींचा जाए। अरविंद केजरीवाल को पेश होने से बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अभी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव तक ईडी के सामने पेश होना ही नहीं चाहते हैं। तो सवाल ये है कि ईडी के सामने अब चारा क्या होगा? क्या ईडी जो उसके पास पावर्स हैं उनके तहत इनको जमानती और गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर सकती है? जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि बार-बार पेश ना होने पर ईडी उनके खिलाफ पहले जमानती वारंट जारी कर सकती है, उसके बाद पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के जो जानकार हैं उनका कहना है कि पेश नहीं होने की ठोस वजह अगर नहीं बताते हैं, अगर ठोस वजह बताते हैं तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी करती है। पीएमएलए में नोटिस की बार-बार अवहेलना करने पर ही किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं फिर भी बार-बार नोटिस इशू करने के बाद भी, तो इनके घर जाकर के इनसे पूछताछ की जा सकती है। ठोस सबूत होने पर
या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो मेरा तो कहना ये है कि अब तक तो ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत जो प्रावधान हैं, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, उनका उपयोग कर लेना चाहिए था। अदालत का मुंह ताकने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसा लगता है कि अब अदालत भी समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं, इसलिए अब अदालत ने ही इनको तलब कर लिया है कि 17 फरवरी को आइए। देखते हैं 17 फरवरी को ये जाते हैं या फिर कोई बहाना बनाते हैं या ऊपरी अदालत में इस अदालत के आदेश को चुनौती देते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।